अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। राना सनाउल्लाह मंशियात केस में सबूत सामने ना आने, जमानत के फैसले में अदालत के सवाल उठाने के बाद काबीना भी परेशान है। और ये परेशानी आज उस वक्त नजर आई जब डीजी एएनएफ मेजर जनरल आरिफ मलिक ने काबीना को ब्रीफिंग दी और उन्हें और शहरियार आफरीदी को इंतहाई सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने डीजी एएनएफ से पूछा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, फुटेज का जिक्र हुआ, वो क्यों सामने नहीं लाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर पूरा गैंग था राना सनाउल्लाह के साथ तो अगले दिन राना सनाउल्लाह का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं लिया गया ताकि तफ्तीश की जाती और इस गैंग को सामने लाया जाता। फवाद चौधरी ने तनकीद की कि राना सनाउल्लाह को इतने दिन जेल में रखा गया मगर राना सनाउल्लाह के बयान की एक वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं की गई। आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो तफ्तीशी अफसर से मिले तक नहीं और इसका कोई सबूत भी नहीं। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने वजीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जितना आपको जानता हूं ये नहीं हो सकता कि आपने किसी पर हेरोइन का इल्जाम लगवाकर मुकदमा बनवाया हो। इस मौके पर फवाद चौधरी ने जॉन एलिया का यह शेर भी पढ़ा कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इस मौके पर काबीना इजलास में शरीक एक वजीर का कहना था कि राना सनाउल्लाह केस का चालान बहुत कमजोर है, इसे या तो बहुत नाअहल लोगों ने बनाया है या फिर मुल्जिम को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा बनाया गया है। एक और वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि एएनएफ ने पूरे मुल्क में हमारा मजाक बनवाया। एएनएफ की नाअहली राना सनाउल्लाह केस में वाज़ेह है। अदालतों को खाली कस्में नहीं सबूत चाहिए होते हैं। जबकि वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने सवाल उठाया कि जब अप्रैल में वजारत कानून को खुसूसी अदालत के जज मसूद अरशद की तब्दीली के लिए एएनएफ से दरख्वास्त कर दी थी तो इस बारे में मीडिया को क्यों नहीं बताया। क्यों यह तासुर मजबूत किया गया कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद जज को बदला गया। फैसल वाउडा का कहना था कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मजहे का खेज केस बनाया गया है। इसी तरह वजीर दाखिला एजाज शाह ने एएनएफ पर तनकीद करते हुए कहा कि इस केस में रिकवरी की कार्रवाई, हेरोइन रिकवरी की कार्रवाई मुकम्मल नहीं है, इस हवाले से कवानीन का ख्याल नहीं रखा गया। एजाज शाह ने सवाल उठाया कि हुकूमत को अब इस केस का कैसे दिफा करना चाहिए, जिस पर एक और वजीर ने जवाब दिया कि ये किस कदर गैर इखलाकी पोजीशन है कि 20 किलो हेरोइन का अगर झूठा केस बनाएं और फिर हम उसका दिफा भी करें। जराये के मुताबिक काबीना इजलास के दौरान एक वजीर ने वजीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी से सवाल किया कि उन्होंने इस केस में कस्में क्यों खाई, जिस पर शहरियार आफरीदी का कहना था कि डीजी एएनएफ और डिप्टी डायरेक्टर ने कस्में खाकर कहा था कि इस केस में मुकम्मल सबूत मौजूद है, जिसकी वजह से उन्होंने भी कस्में खाई। इस मौके पर शहरियार आफरीदी ने एएनएफ का दिफा करते हुए कहा कि एएनएफ पर शक नहीं करना चाहिए, जबकि डीजी एएनएफ का कहना था कि इस बात में उन्हें कोई शुबा नहीं है कि राना सनाउल्लाह मंशियात के कारोबार में मुलव्विस हैं और जब केस आगे बढ़ेगा तो सब साबित हो जाएगा। हमारी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, हमने किसी पर सियासी केस नहीं डाला, जो किया वो हकाइक पर मबनी है। डीजी एएनएफ की ब्रीफिंग के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस केस का नहीं पता था। एएनएफ एक काबिल एहतराम एजेंसी है। उन्होंने हिदायत की कि अगर सबूत है तो इस केस को मेरिट पर आगे चलाया जाए। राना सनाउल्लाह के केस पर आज वफाकी काबीना में भी सवालात उठाए गए। इससे पहले इसी तरह के सवालात लाहौर हाई कोर्ट भी राना सनाउल्लाह की जमानत के फैसले में उठा चुकी है, जो राना सनाउल्लाह और नून लीग पहले ही इस केस को सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। आज वफाकी काबीना भी इस हवाले से परेशान नजर आ रही है। साथ ही 90 की दहाई की तरह एक और दहाई भी करप्शन के इल्जामात की नजर हो गई है। वो सब कुछ जो 3 दहाइयों पहले पाकिस्तान की सियासत में हो रहा था फिर से वही हो रहा है और अंजाम भी वही होता नजर आ रहा है। एहतसाब के नारे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, हुकूमतों को कमजोर करने, हुकूमतों को गिराने, सियासी जमातें बनाने, सियासी जमातें तोड़ने और सियासी क़यादत को सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए एहतसाब के नारे को पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया। एहतसाब का नारा सबने लगाया मगर एहतसाब किसी ने नहीं किया। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का इल्ज़ाम सबने लगाया, कार्रवाई किसी ने नहीं की। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। वजीर आज़म इमरान खान का एहतसाब का नारा इंतकाम की सूरत में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। वो हुकूमत जो नैब की मुकम्मल ओनरशिप ले रही थी, नैब की तारीफें करती थी, उसकी कार्रवाइयों को मुकम्मल ओन करती थी, अब नैब के अख्तियारात को कम कर रही है, नैब की कार्रवाइयों से फासला अख्तियार कर रही है, क्योंकि गैर मामूली इख्तियारात, खुली छूट और मुकम्मल सियासी हिमायत के बावजूद भी नैब की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं।
बल्कि मईशत की तबाही का बाइस बन रही है। इब्तिदा में जब हुकूमत आई तो एहतसाब का नारा लगाया, नैब की अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई। नैब ने अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 7 अक्टूबर 2018 को कहा कि अगर नैब उनके मातहत होती तो वो अपोजिशन के 50 रहनुमाओं को गिरफ्तार करते। साथ ही ये भी बताया कि जो शहबाज शरीफ के लिए आवाज उठा रहे हैं अभी उनका नाम आने वाला है। ये 7-7, 8-8 महीने, साल पहले केसेस शुरू हुए थे। ये केसेस बहुत पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। कहते हैं ये इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। वो मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है। और मुझे लग रहा था वो इसलिए ऊंची ऊंची शहबाज शरीफ के लिए नहीं बोल रहे थे कि उनको कोई शहबाज शरीफ किसे बहुत प्यार है या उनको लगता है कि ये बेकसूर है। वो डरे हुए उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। फिर अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार होने लगे। सूरत हाल ये थी कि हुकूमती वजीर चेयरमैन नैब से खुलेआम मुलाकातें करते, उसकी तस्वीरें रिलीज होती, बल्कि वज़रा नैब की कार्रवाइयों की ओनरशिप लेने लगे। नैब की अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई तो फवाद चौधरी ने नैब की कार्रवाइयों की ओनरशिप ली। ने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ? नैब यही कर रही है। कहते रहे ये आज आपने क्या बात कर दी है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तमाम इदारे एक खास माहौल में काम करते हैं। हाँ। हमने एक माहौल, इमरान खान से पहले करप्शन पाकिस्तान में इशू ही नहीं था। अच्छा। ये तो इमरान खान ने आके लोगों को बताया। लेकिन जरदारी साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं। उस वक्त क्या होता था? गिरफ्तार करते थे, साथ ही डील लेके आ जाते थे, और जो अब भी यही चाहते हैं। नैब चेयरमैन से मुलाकातें भी, नैब चेयरमैन की कार्रवाइयों की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप भी। सिर्फ यही नहीं, वज़रा पेशन गोइयां करने लगे कि अब कौन गिरफ्तार होगा। वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने दावा किया कि अब शाहिद खकान अब्बासी की बारी आने वाली है। मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ, नेक्स्ट खकान अब्बासी साहब है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि खकान अब्बासी साहब है? सर जैसे अमाल होते हैं वैसे काम। आप तो अभी कह रहे थे कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है। तो अगर वो खुद मुख्तार अदारा है तो उसकी खबर आपको किस तरह पता है कि शायद खकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे? साहब देखें, एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता आपने कत्ल किया हो तो मेरी असेसमेंट या किसी बच्चे की भी असेसमेंट ये होगी कि आपको जेल होगी या आपको सजाए मौत होगी। तो जिन्होंने चोरी डाके की LNG के केस के अंदर, आप क्या समझते हैं कि काफी एविडेंसेस हमने नहीं जमा कराए हुए? अभी तो हम बहुत सारी चीजें प्रेस के आगे लेके आएंगे उसकी। अच्छा। LNG की तो जैसा काम वैसा अंजाम। वज़रा की बातें सच साबित होने लगी। फिर 18 जुलाई को नैब ने शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी का क्रेडिट भरपूर अंदाज में लिया। खकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। सूरत हाल ये थी कि केस नैब के पास होता था और वज़रा दस्तावेजात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और केस की तफसीलात बताते थे। चौधरी शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ, उनके बेटों के खिलाफ TTs के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से तफसीलात वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते। डॉक्यूमेंट्स नैब के पास होते, पेश वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे होते, दस्तावेजात दिखाई जाती, बल्कि हुकूमती अराकीन की तरफ से ये तक कहा जाता कि नैब ने उन्हें सियासी मुखालिफ की फाइलें दिखाई हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में दावा किया कि मुझे नैब ने बुलाया था। पिछले दिनों वहाँ जो मैंने फाइलें देखी हैं, मुझे लगता है अब ख्वाजा आसिफ लाहौर के बाद, ख्वाजा ऑफ लाहौर के बाद ख्वाजा ऑफ सियालकोट की बारी आने वाली है। जब सवाल उठाया गया उनसे उसी प्रोग्राम में तो फिर वजाहतें पेश करने लगे। मैं ये नहीं कि मैं कोई नैब की तर्जुमानी करने लगूं या मुझे पता है। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया? आपने कैसे देख ली? आपने कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। कितनी गलत बात की आपने। से पूछे, नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था।
था। नहीं, बड़ा खतरनाक इंकशाफ इन्होंने किया है। क्या नैब वो सारी फाइलें इनको दिखा रहा था उस्मान डार साहब को? हौसला रखे, सुन तो ले। खुद ही हो गई सारी बात, ये तो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हौसला बड़ा है, आप हौसला रखें, जवाब दें। अच्छा चले, डार साहब को सवाल तो ले, डार साहब एक्सप्लेन कर दे जरा, एक्सप्लेन कर दे। तो ले सर, वो हुआ ये, जब मैं नैब ऑफिस गया तो उस ऑफिसर के टेबल पे बहुत ज्यादा फाइलें पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने खुद उनसे सवाल किया, ये जो इतनी ज्यादा फाइलें ये मोटी मोटी मुझे नजर आ रही हैं, ये किसकी हैं? उन्होंने कहा ये भी हाजा साहब की हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जब अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार हो रहे थे, हुकूमत खुश थी, वुज़रा खुश थे। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया और फिर वो इल्ज़ाम बार बार दोहराया कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ा। उस वक्त के चीफ जस्टिस हाजी सईद खोसा ने कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। खुद हुकूमत नैब की वजह से फिर बाद में मुश्किल में आने लगी और नैब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। इस पर नैब के ऊपर तनकीद हो रही थी कि हुकूमती वुज़रा को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, मगर उसके बावजूद हुकूमत मसाइल का शिकार होने लगी। बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें सामने आने लगी। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, शिकायतें शुरू कर दी। बिजनेस कम्युनिटी को आर्मी चीफ से मिलना पड़ा, उन्हें अपनी शिकायत पहुंचानी पड़ी। ब्यूरोक्रेसी ने भी यही रास्ता इख्तियार किया। फिर वुज़रा भी इन शिकायत की तस्दीक करने लगे। एक साल पहले जब बिजनेस कम्युनिटी को नैब की तरफ से तंग करने की शिकायत मौजूद थी, मगर ये शिकायत आम नहीं हुई थी, तो 24 अक्टूबर 2018 को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर के सामने हमने ये मामला उठाया तो उन्होंने हमारे सवाल से इत्तफाक किया। एक मसला है, अगर आप इनको प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आकर चलाएं, एक वेल्थ फंड बने, फिर उसमें गालिबन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आप डालें, जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं अगर वो फिर चलने लगें, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का और उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। और फिर 6 महीने बाद असद उमर ने बाकायदा तौर पर नैब की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को तंग करने पर तनकीद करते की। इसी तरह 10 माह बाद रज़ाक दाऊद और उसके 11 माह बाद अली ज़ैदी यही बात दोहराते नजर आए। ये कारोबारी तबके, 2 प्राइवेट पार्टीज का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की जरूरत है। जो इमरान उल हक साहब हैं, उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम थे तो उनको भले ECL पर डाल देते, जो उनके साथ किया नैब ने उठा के मेरी नज़र में गलत किया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते पूरा। सही, एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। मैं आई एम सेइंग इट ऑन लाइव टीवी, आई एम सेइंग कि उनको उठा के जेल में बंद करना गलत किया नैब ने। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नैब को क्रिटिकल होकर कह रहा हूँ कि गलत किया नैब ने। तो यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? यस, देखो, आई हैड डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली इट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, इट इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न। वी हैव टू नाउ स्टॉप दिस थिंग। ये नैब इज़ फॉर समथिंग एल्स, नॉट फॉर एवरी सिंगल बिजनेसमैन। सब होने लगा और फिर मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर कई रिपोर्ट्स सामने आई जिसमें अहम ब्यूरोक्रेट्स ने इन खदशात का इजहार किया कि वो किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं नैब उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। 4 जुलाई को बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट शाया की। रॉयटर्स ने 6 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से बात की जिनका कहना है कि सीनियर अफसरान मंसूबों पर काम करने और फैसला साजी से बच रहे हैं क्योंकि उन पर रिश्वत के इल्जामात लग सकते हैं। एक सीनियर वफाकी अफसर का कहना है कि अगर मंसूबे का काम हो गया, अगर मंसूबा काम कर गया तो मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मंसूबा नाकाम हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। और फिर जहां बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत कर रही थी हुकूमत और हुकूमती वुज़रा, हमारे प्रोग्राम में वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इस बात का एतराफ़ किया कि नैब की जानिब से ब्यूरोक्रेसी नैब की कार्रवाइयों की वजह से वो काम नहीं कर रही। मैं सच कहना चाहता हूँ
कि नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही है और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों ने भी अपनी रिपोर्ट्स में नैब के हवाले से खदशात का इजहार किया। नेपरा और ACCP की सालाना रिपोर्ट्स में नैब के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने जितने भी मंसूबों के हवाले से काम किया उन सबसे मुताल्लिक नैब सवालात पूछ चुका है। जिस तरह से तहकीकात की गई उससे नेपरा के प्रोफेशनल्स का मोरल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर हमारे प्रोग्राम में ACCP की पॉलिसी बोर्ड के सरबराह खालिद मिर्जा ने बताया कि नैब के खौफ की वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं है। सिचुएशन ये है कि स्टाफ जो है वो काम करने को तैयार नहीं है, ताकि वो उनको कोई घबराहट है कि शायद कोई पकड़ के ले जाए। 2-4 केस जो मैंने देखे हैं वो कुछ लगता नहीं है कि हमारे लोगों ने कोई काम गलत किया है। वहाँ तो इतना डर खौफ है, कोई कंपनी को रजिस्टर करना नहीं चाहता, कोई चार्ज को रजिस्टर करना नहीं चाहता, कोई आगे बोलना नहीं चाहता। और ये इंस्टीट्यूशन जो है इसके ऊपर ये जो कुव्वतें इसके ऊपर हावी हुई हैं। नैब ने इस इंटरव्यू के बाद खालिद मिर्जा ही के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस इंटरव्यू का भी नोटिस ले लिया। फिर सूरत हाल बदली, शिकायत बढ़ी और एक एक करके अपोजिशन रहनुमा जमानत पर रिहा होने लगे। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। बिजनेस कम्युनिटी की परेशानियां बढ़ गईं और अपोजिशन के रहनुमा पर रिहा होने लगे, जमानत पर रिहा होने लगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मिफ्ता इस्माइल, आगा सराद दुरानी को न सिर्फ जमानत पर रिहाई मिली बल्कि अदालती फैसले में नैब की साख, नैब की कारकर्दगी और नैब की तरफ से गिरफ्तारी के जवाब पर भी सवाल उठाए गए। और फिर शेख रशीद हमारे प्रोग्राम में आए और इस बात को तस्लीम किया कि एहतसाब के हवाले से अवाम की तवक्कात पूरी नहीं हुई। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें, नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें, नैब ने भी अपने ताई तो कोशिश की। 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। ये सब कुछ बेपनाह इख्तियारात के बावजूद हुआ। आज हुकूमत नैब के इख्तियारात कम कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन जैसे एहतसाब की बात की थी और वो बात दोहराते भी रहे। उन्होंने चीन जैसे इख्तियारात की ख्वाहिश का इजहार किया। The way China has tackled corruption, that some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. But unfortunately, we have a very cumbersome process. If I can, well, if I had, but I don't have, unfortunately, the Chinese model, and if I could order people around, and I could get people out of poverty. Not just that, the way they've tackled corruption. Unfortunately, I can't do that in Pakistan. 450 ministerial level people in the last 5 years have been put into jail on corruption. I mean, I wish I could do that in my country. वज़ीर-ए-आज़म चीन की मिसाल दे रहे हैं जहां वुज़रा का एहतसाब होता है बकौल उनके, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तो खुद ये तनकीद होती है कि वो अपने वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, अपने प्रोजेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ होती है। आज हुकूमत चेयरमैन नैब के मौजूदा इख्तियारात से परेशान है, उन्हें कम करने की बात हो रही है, मगर चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपनी गुफ्तगू में सऊदी अरब जैसे इख्तियारात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब की मिसाल नैब के सामने नहीं है कि उन्होंने एक होटल में करप्ट अफराद को रखा और उन्होंने 4 हफ्तों के अंदर तमाम वाजबात अदा कर दिए। मुझे 4 घंटे गैर कानूनी रखने की किसी को इजाज़त नहीं है। वहाँ बादशाहत है, वहाँ शहनशाहियत है, वहाँ उनके अपने कानून हैं, जो कह देते हैं वो ला बन जाता है। मैंने तो आज अगर अरेस्ट किया किसी को तो मुझ पर ये पाबंदी लाजमी है कि मैं 24 घंटे में कोर्ट के सामने उसको पेश करूँ। आप मुझे वो इख्तियारात मुझे दे दें, नैब को आप इख्तियारात दिला दें
उन्होंने तो 4 हफ्ते लिए थे, मैं आपसे 3 हफ्ते के लिए कहता हूं कि मैं 3 हफ्ते में ये आपको करके दिखा दूंगा। वज़ीर आज़म को चीन जैसे अख्तियारात चाहिए, चेयरमैन नैब को सऊदी अरब जैसे अख्तियारात चाहिए। फवाद हसन फवाद अहद चीमा साल से ऊपर हो गया गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ क्या साबित कर लिया गया है? दूसरे अपोजिशन के रहनुमा इतना लंबा अरसा जेलों में रह के आए, क्या साबित हो गया है? शायद हकान अब्बासी जेल में है, क्या साबित हो गया है? और अगर सऊदी अरब और चीन जैसे अख्तियारात मिल भी जाएँ तो क्या करप्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगी? क्या चीन की तरह कार्रवाई करके करप्शन ख़त्म हो जाएगी? क्या इन 2 ममालिक के आमराना कवानीन करप्शन रोकने में कामयाब हो गए हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा लेते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चेयरमैन नैब ने अक्टूबर में कहा था कि नैब के बारे में हकीकत जाननी है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें। पाकिस्तान में नैब 21 साल से मुतहर्रिक है, नैब के सख्त कवानीन हैं, लामहदूद इख्तियारात रहे हैं, इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तार कर लेती है और फिर कई माह तक मुलजिम गिरफ्तार रहता है, उसे जमानत का हक भी नहीं मिलता। मगर इसके बावजूद भी करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 117वां नंबर है। पाकिस्तान का 2016 में करप्शन इंडेक्स में नंबर 116वां था, आज 117वां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक चीन का नंबर 87वां है, यानी 86 और मुमालिक हैं जहां चीन से कम करप्शन है। इसी तरह सऊदी अरब का नंबर 58वां है, यानी 57 मुमालिक ऐसे हैं जहां सऊदी अरब से कम करप्शन है। मगर वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब को चीन और सऊदी अरब जैसे इख्तियारात को मिसाल देते हैं। अब जायज़ा लेते हैं कि कौन से मुमालिक हैं जहां करप्शन दुनिया में सबसे कम है। अक्सर मुमालिक का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला नंबर डेनमार्क का है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर नीदरलैंड है, फिर कनाडा है और फिर लग्जमबर्ग है। क्या इन तमाम मुमालिक में एक फ़र्द और एक इदारे के पास लामहदूद इख्तियारात हैं? इसका जवाब है नहीं। ये वो तमाम मुमालिक हैं जहां जमहूरियत है, जहां कानून की हुक्मरानी है, जहां मीडिया आज़ाद है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो करप्शन ख़त्म करने का तरीका भी बताया और उनके मुताबिक जमहूरी इदारे और आज़ादी सहाफ़त करप्शन के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है। अपनी 2018 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह तक कहा कि दुनिया में जमहूरियत और करप्शन के खिलाफ इन मकबूल नारे लगाने वाले लीडरों से खतरा है, जो करप्शन के खिलाफ मकबूल नारे लगाकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं और जमहूरी इदारों को नीचा दिखाते हैं। ये बात अब शायद हुकूमत को भी समझ आ गई है कि इख्तियारात से नहीं, कानून की हुक्मरानी से करप्शन दूर होगी। जमहूरी इदारों की मजबूती से बदउनवानी का खात्मा होगा और इन इदारों में पार्लियामेंट और अदलिया की मजबूती और आज़ादी सबसे अहम है। मीडिया की आज़ादी सबसे अहम है। नैब की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं है, मगर नैब बार बार कोशिश करता है कि गलत एदादो शुमार के जरिए अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। इस हवाले से BBC उर्दू पर आजम खान की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक हाल ही में नैब ने दावा किया कि चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब ने गुज़िश्ता 27 माह के दौरान बिलवास्ता या बिलावास्ता 153 अरब रुपए की रिकवरी की है। हालांकि 2 माह पहले ही अक्टूबर में नैब ने अपनी ही प्रेस रिलीज में कहा था कि रिकवरी की जाने वाली रकम 71 अरब रुपए है, लेकिन अब 2-3 माह के दौरान रिकवरी का दावा 71 अरब से बढ़ाकर 153 अरब रुपए कर दिया गया है। यानी 1 से 2 माह के अंदर नैब ने 82 अरब रुपए मजीद रिकवर कर लिए। BBC के मुताबिक नैब के अपने ही मुरत्तिब करदा रिकॉर्ड से इन दावों की तस्दीक नहीं होती। नैब के दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे में कुल रिकवरी सिर्फ 38 अरब रुपए तक की ही बनती है। इस रिकवरी के हवाले से नैब के तर्जुमान ने BBC को बताया कि वो जल्द तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया। जैसे जैसे रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रही है, नैब भी इस जमाशुदा रकम को अपनी दस्तावेजात में इनडायरेक्ट रिकवरी में जाहिर कर रहा है। नैब तर्जुमान के मुताबिक इसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर नैब ही का रेफरेंस था, जिसकी बुनियाद पर पैसे कौमी खजाने में जमा कराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहरिया टाउन से मुतालिक बेंच में शामिल जजेस ने इस मुकदमे की समाअत के दौरान ही नैब पर यह वाज़ेह कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी को वो अपने खाते में मत डाले। लेकिन नैब तर्जुमान के मुताबिक जो पैसा कौमी खजाने में चला जाता है तो रिकवरी की तमाम इक़साम में नैब का किरदार ज़रूर शामिल होता है और फिर चेयरमैन नैब बार बार बढ़ा के ये दावा करते रहते हैं। इसके अलावा जब हुकूमत ने नैब के अख्तियारात कम करने का फैसला किया तो नैब की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं। आज इंसार अब्बासी की स्टोरी है कि गलत मालूमात की फराहमी की खबरें सामने आईं और हुकूमत इस हवाले से कंसर्न है, हुकूमत के पास इस हवाले से इतलात हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या करप्शन इस मुल्क में है नहीं या है, मगर करप्शन के खिलाफ नारा और एहतसाब सियासी मकासद के लिए हमेशा के लिए इस्तेमाल हो, उस पर बात करेंगे।